सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। खबर यह है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी आने लगी है। पाक ईरान वज़राए ख़ारजा में टेलीफोनिक राबते की खबरें हैं जिसमें राबते बहाल रखने पर इत्तेफाक किया गया। इस अहम मामले पर आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास में आला अस्करी हुक्काम ने भी शिरकत की। ज़राए के मुताबिक पाक ईरान ताल्लुकात के तनाज़ुर में तमाम फैसले कौमी सलामती कमेटी करेगी। उम्मीद है कि पाकिस्तान और ईरान मुस्बत बातचीत के जरिए मसाइल हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। सिफारती महाज से हटकर सियासी महाज की बात करें तो इंतखाबात में तकरीबन 2 हफ्ते का वक्त रह गया है। बिलावल भुट्टो जलसों पर जलसे कर रहे हैं। आज पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब के शहर लियाकतपुर खान बेला में पावर शो किया। दूसरी तरफ नून लीग है जिसकी मरकजी क़यादत ज्यादा मुतहरिक नजर नहीं आ रही। हाफिजाबाद जलसे को लेकर अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ मंशूर का ऐलान करके पूरी तनदही से इंतखाबी मुहिम शुरू कर देंगे, मगर मंशूर भी नहीं दिया और इस जलसे के बाद नवाज शरीफ साहब एक बार फिर ब्रेक लगा चुके हैं। क़यास आराइयाँ हैं कि मियाँ साहब ने मरीम नवाज को आगे कर दिया है और अब इंतखाबी मुहिम की क़यादत वही करती नजर आएंगी। इन क़यास आराइयों में कितनी सदाकत है, इसी से आगाज़ करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा भी हमारे साथ हैं और दोस्त खोसा साहब भी हमारे साथ होंगे। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, आज चकवाल में मरीम साहिबा ने जलसा किया और उसमें उनका टारगेट, बिलावल साहब का टारगेट नून लीग होती है लेकिन मरीम साहब का टारगेट सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ की जमात है और उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करने वाले बताएं। साइफर लहराने का नवाज शरीफ ने कहा था, 9 मई करने का नवाज शरीफ ने कहा था। वो तो बता रही हैं, एडमिट कर रही हैं कि आपके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ना सिर्फ नहीं है बल्कि मिलेगी भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह है कि वो बिल्कुल सही कहती है। उनके ज़माने में ये इसलिए नहीं हुआ था कि उनके पास कहने को था क्या। वो ये कहते कि यार मैंने वो पैसा जो मैंने बाहर भिजवाया था उसका मेरे पास कोई सबूत ही नहीं है और वो तो मैं बता ही नहीं सकता था। हालांकि मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह चुका हूँ कि ये मेरे सबूत है, लेकिन आई एम सॉरी, मैं फ्लोर हाउस पे झूठ बोला था। वो तो ये रोते हुए पूरे रास्ते जीटी रोड पे ये रोते हुए चले गए, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। और बाद में जब उनको जेल में डाला तो वहाँ से वो निकलने की कोशिश करते रहे और फिर उन्होंने किसी न किसी तरीके से वो कर आगे वो कर दिया। ये याद रखिए कि प्लेटलेट जब 2000 या 3000 पहुँचता है, नॉर्मली दैट्स नॉट पॉसिबल विद यू नो लाइफ, लेकिन एनीवे मिरेकल्स हो जाते हैं और मिरेकल्स हुआ है। लेकिन देखिए, बात ये हो जाती है कि जब आप कह रहे हैं ना कि वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कर रहे हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसलिए कर रहे हैं कि हर एक जो होता है ना वो अपने से अपने सामने जिनको वो समझता है कि शायद ये मेरे यहाँ पे मद्दे मुकाबले और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है तो आप उसके साथ करते हो। तो PMLN को पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जो एक्चुअली उनको हराती है और एक्चुअली उनको हराएगी। तो इस बेसिस के लिहाज से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का करते हैं। रही बात प्लेइंग फील्ड का, तो प्लेइंग फील्ड का मुझे बात बस समझ नहीं आती कि ये जिस तरीके से मरीम नवाज़ ने 2021 में डिमांड की थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड को कहा था, फिर उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड को डिफ़ाइन करते हुए कहा था कि जब तक सारी चीज़ें ज़ीरो पर ना आ जाएं। फिर उन्होंने कहा था ज़ीरो का मतलब क्या, उन्होंने कहा था ज़ीरो का मतलब ये है कि जब तक इमरान खान के ऊपर उसी तरह 200 केसेस ना हो जैसे मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर 200 केसेस की भुगतियाँ नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा जिस तरीके से मियाँ नवाज शरीफ को जेल में डाला था, इमरान खान को जेल में डालना होगा। फिर उन्होंने कहा था जिस तरीके से मियाँ नवाज शरीफ को नाअहल किया था, इमरान खान को आपने इलेक्शन से बाहर करना होगा। फिर उन्होंने कहा था कि एक और बात ये होगी कि जब तक आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिसमेंटल नहीं करेंगे उस वक्त तक हम नहीं मानेंगे कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। जी। अब मुझे समझ नहीं आती कि ऐसी क्या कमज़ोरी थी सबके पास कि मरीम नवाज़ की इस बात को उन्होंने जिस तरीके से कहा था मनोअन वो पूरे हुए हैं, उसी सीक्वेंस में पूरे हैं, उसी तरीके से पूरे हुए हैं। तो ये मुझे बाद दफ़ा चीज़ मुझे अजीब सी लगती है कि ऐसी क्या ख़ास बात थी, क्या कमज़ोरी थी, क्या किस बात पे ब्लैकमेलिंग हो रही थी, कोई वीडियो थी, कोई ऑडियो थी, क्योंकि इनके पास तो ऑडियो वीडियो के अलावा तो ये बाकी अकल वगैरह तो कर नहीं सकते। तो कैसी ऐसी ऑडियो वीडियो थी कि जिसमें जो वो चाह रही थी वो उनको मिल रहा है, लेकिन
आपके लिए उसमें मुश्किलात बढ़ रही हैं। इस पर दोबारा मैं आता हूँ। महमूद मौलवी साहब, मंशूर की भी बात हो रही है अब कि अभी मुख्तलिफ पार्टीज़ जो हैं सब अपने अपने मंशूर के वाले से बता रही हैं और हमेशा इलेक्शंस में होता है। इस बार ज़रा गहमे गहमी थोड़ी लेट शुरू हुई है। बिलावल साहब फील्ड में काफ़ी अरसे से हैं, आप चूँकि कराची से ताल्लुक़ है तो वो भी अभी कह रहे हैं, पहले अलीम खान साहब ने मुफ्त बिजली का नारा लगाया था, बिलावल साहब भी कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त, मरीम साहब भी कह रही हैं, बिलावल साहब कह रहे हैं 30 लाख घर हम बना कर देंगे, 50 लाख का नारा इमरान खान साहब ने लगाया था वो पूरा नहीं हुआ, हम ये पूरा करेंगे। तो ये आप समझते हैं कि ये जो मंशूर वगैरह सब पार्टियां दे रही हैं बशमूल आपके, ये काबिल अमल हैं? देखिए, कुछ चीज़ें काबिल अमल है और वो कहते हैं ना, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। देखिए, कोई मुश्किल नहीं है। अगर वो मैं कहूँ कि ये 50 लाख घर की जो बात कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट की ज़मीन होगी और उसके ऊपर देखें, अगर वो गवर्नमेंट चाहे तो हर चीज़ हो सकता है। इतनी टैक्सेस जो ले रहे हैं उसको भी देखना पड़ेगा। और देखें, जहाँ तक जो है उसी में से देंगे ना, अपने जेब से तो कोई नहीं देगा, सिर्फ अपना विल होगा देखे तो देंगे। जब हम अरबों रुपए जो इधर उधर ज़ाया कर लेते हैं तो उसके बाद अगर विल है तो क्यों नहीं होगा। दूसरी बात, जब आप बिजली की बात कर रहे हैं, हमने सब में पहले मंशूर में दिया था कि ये 300 यूनिट फ्री, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस इतनी नहीं है। उसकी वजह ये है कि देखें, लाइन थेफ्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। और जब मेरी यहाँ पे भी बात हुई, कराची में भी, अगर लाइन जो थेफ्ट को ठीक है ना रोक लिया जाएगा तो उससे बहुत कम जो है ये 300 यूनिट वालों को देना उससे बहुत कम है। देखिए, लाइन लॉसेस कितने हैं, मिलियंस में है। अगर जो है रेट ऑफ द गवर्नमेंट हो, लाइन लॉसेस खत्म हो जाए तो मेरे ख्याल से जो बिजली देने वाले जो हमारी बात हुई है वो इदारे खुद कह रहे हैं कि जी हमने, हर कंपनी बिल्ट इन करती है कि जी इतना लाइन लॉस हम एक्सेप्टेबल है। अच्छा। और जैसे अब आपको मैं बताऊं, जो भी जैसे डीजल आता है तो उसमें होता है 0.5%, 0.5% जो है शॉर्टेज एक्सेप्टेबल होता है। तो अगर वही चीज़ वो शॉर्टेज में से वो दे देंगे तो ये वर्केबल चीज़ें, देखिए बहुत सी चीज़ें वर्केबल है। इस मुल्क में रोजगार भी आ सकता है, ठीक है ना, अगर विल हो। देखिए, अच्छा, बदकिस्मती ये है कि महमूद मौलवी साहब, जो आप कह रहे हैं ना डूएबल हो, ये सब जमातें 16 महीने गुजार चुकी, अब भी मंशूर एक जैसा ही नजर आ रहा है, आपकी जमात का भी, बाकी जमातों का भी। और बिलावल ने तो बात ही खत्म कर दी, वो कह रहे हैं आज़ाद उम्मीदवारों को भी साथ मिलाएंगे। तो आपकी जमात पूरे मुल्क में तो उस तरह नजर नहीं आ रही, किसी के साथ ही जाएगी। तो सबका मंशूर भी एक जैसा है, सारे मिलकर फिर एक ही मंशूर बना दें। देखिए, हर पार्टी का अपना अपना मंशूर होता है, मगर ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कई अपने उसके कि जो भी गवर्नमेंट इस वक्त बनेगी, मुल्क के हालात को मद्देनजर रखते हुए एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, चाहे 2 पार्टी हो, 3 पार्टी हो या 4 पार्टी हो। अच्छा। ये मिल के हुकूमत बनाएगी, कोई सिंगल मेजॉरिटी इस वक्त कोई भी नहीं ले आ सकती। उसकी वजह ये होगी तहरीक इंसाफ उस वक्त को, जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ भी होगा। उसकी वजह ही कि देखिए, जो कैंडिडेट्स वो भी जीत रहे। देखिए, हमको मुल्क को इस बहरान से निकालना है, उसमें तहरीक इंसाफ भी होगा। देखिए, हर पार्टी होगी, ये कहना है कि जी फलानी पार्टी को हम आउट रखेंगे, हाँ अगर कोई नहीं आना चाहेगा तो वो अलग बात है, मगर दावतें सबको मिलेंगी कि जी आप लोग आए, हम मिल के मुल्क को इस बहरान से निकालें। जबरदस्त, मुल्क के इंटरेस्ट में मेरे ख्याल से सबको आना चाहिए। अच्छा, ये सेनेटर साहब आपके लिए खुशखबरी है, महमूद मौलवी साहब बड़े इन्फॉर्म्ड आदमी हैं, ये मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ। कह रहे हैं कि आपको मौका मिलेगा, तो तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर है कि आपको किसी ना किसी लेवल पर कुछ ना कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी। मगर ये बात कही जा रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में तो माहौल आपने बना लिया, रोज़ाना लोग निकल रहे हैं, जलसे भी हो रहे हैं, लेकिन पंजाब में वो माहौल नज़र नहीं आ रहा। और शायद इस वजह से मरीम साहबा ने कहा है जी, लीडर और सियासी कारकुन वो होता है जो मैदान छोड़कर ना भागे, डट कर खड़ा हो शेरों की तरह। और उन्होंने कहा सलाम पेश करती हूँ कि आप लोग खड़े रहे, हमारे लोग नहीं भागे, और हमारा तो सामना अब करने के लिए मैदान में मुकाबला करने वाला ही कोई नहीं बचा। देखिए, इस तरह मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जब हम लोग अपने केसेस लड़ रहे हैं और इस वक्त हमारे हर हाई कोर्ट के अंदर हम लोगों के केसेस हैं कि हमारा जो भी कैंडिडेट है उसको जो ही वो बाहर निकलता है उसको 3 MPO या किसी न किसी केस के लिहाज से उनको अरेस्ट कर दिया जाता है। तो फिर आप मुझे बात बताएं कि कैसे पॉसिबल होगा कि वो इलेक्शन कैंपेन कर सके।
ठीक है। तो ये चीज़ें तो अपनी जगह पर है। रही बात ये कि अगर आप ये समझते हैं, अगर वो ये समझते हैं कि कोई निकलेगा नहीं और निकल नहीं रहा, और वो उनको पूरी तरह पता है कि वो इस चीज़ में वो पूरी तरह इन्वॉल्व है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निकलने ना दे, क्योंकि उनको पता है जब वो निकलेंगे तो इन लोगों की तो शामत आ जाएगी, और वो शामत वैसे भी आएगी। मैं मिसाल देता हूँ, इन लोगों ने क्या किया। देखिए आप मुझे एक बात बताएं, चले बाज़ लोगों का तो मैं मानता हूँ कि उसका क्या है, मुझे ये बात बताएं कि जो क्या नाम है, वो जो जावेद नाम है जो इनके मुकाबले में कर रही थी खातून, मुझे उसका दिमाग में पहला नाम याद नहीं आ रहा, जो कहाँ से जावेद नाम है समथिंग, मियां जावेद लतीफ़, मेरे दिमाग से निकल गया। तो नहीं जो पीटीआई की जो खातून है जो जेल में है, और जावेद नाम है उसका, सनम जावेद जो लड़की है, जी जी खातून, जी हाँ सनम जावेद को इन्होंने डिस्क्वालीफाई मेरे लिहाज से तो इन्होंने खुद ही करवाया, क्योंकि ये उसका सामना कर नहीं सकती। इनको पता है अगर सनम जावेद होती तो ये बिल्कुल शी स्टैंड 0 चांस ऑफ विनिंग। तो इस वजह से इन्होंने उन सारे लोगों को जहाँ जहाँ पे ये लोग समझते थे कि ये हार जाएंगे, उन सारे लोगों को दे हैव मेड श्योर कि वो ना कर सके। वरना जैसे सनम जावेद है, जैसे आलिया हमजा है, अगर आलिया हमजा को कॉन्टेस्ट करने की इजाज़त सनम जावेद को क्यों नहीं है? वह एक ही किस्म की चीज़ें तो बाकी जगहों पर भी है। तो इस लिहाज से इन लोगों ने कहा, और ये याद रखे कि प्रेसिडेंस है कि बाज़ लोग जो हैं, जो अगर उनके ऊपर कोई केस साबित नहीं हुआ तो वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन इन लोगों को कैटेगोरिकली आइसोलेट करके इनको डिस्क्वालीफाई किया गया। तो मेरे लिहाज से तो ये तो इन लोगों ने वही वाली बात है, जैसे इन लोगों के लेवल प्लेइंग फील्ड इन लोगों ने सारी अपने लिहाज से मरवाई है, तो बाकी चीज़ें भी इन्होंने वो करवा ली है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि होगा क्या, होगा ये कि इलेक्शन वाले दिन आपको पता है कि तहरीक इंसाफ के तकरीबन 266 में से 256 सीटें तो ऑलरेडी कंफर्म हो गई है, बाकी 10 पेंडिंग है, वो भी इंशाल्लाह ताला कंफर्म हो जाएंगी। तो हम लोग पूरी उम्मीद है, केपी में तो अल्लाह ने चाहा, अल्लाह करने वाला है, उससे ही मांगते हैं कि हम 45 सीट्स निकाल सकते हैं। ठीक है कि पंजाब में हमारा ख्याल ये है कि हम 70, 75, 80, 85 निकाल जाएंगे, ये हम निकाल जाएंगे आराम से। कुछ इस्लामाबाद से भी मोस्ट प्रॉब्ली हम तीनों निकाल जाएं, तो कर करा के अगर सारी चीज़ें करें तो हम एक सिग्निफिकेंट डेंट लेकर आएंगे और हम पहले से ज़्यादा मजबूत हो गए। ये भी हो सकता है, मैं 2/3 की तो बात नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि हम सिंपल मेजॉरिटी लेकर आ जाए और गवर्नमेंट बने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में पहली बार होगा कि पाकिस्तान की आवाम जो वो पार्टियां हैं जिनको कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है, हम उनको हरा के अपने बलबोते पे आएंगे और हुकूमत बनाएंगे। डिसएडवांटेज के बावजूद हम बनाएंगे। अब ये तो प्री पोल रिगिंग तो आपके सामने हो रही है, किसी के कुछ हो रहा है। अभी तो पोलिंग डे का जिस दिन धांधली होगी वो तो अभी आप देखेंगे कि कितनी होगी, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को ये लोग रोकेंगे, उनको निकलने नहीं देंगे। नंबर 2 जो हमारे पोलिंग एजेंट्स हैं उनको ये 5-6 बजे के बाद 8 बजे के बाद निकाल देंगे स्टेशन से, ताकि वहां पे ठप्पे लगा सके। लेकिन ये ठप्पे इसलिए नहीं लगा सकेंगे कि जो हमारे जो लोग इस दफा जो आवाम निकलेगी वो तकरीबन 70% के करीब निकलेगी, तो वो जो डिफरेंस इतना बढ़ गया होगा कि ये उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये कुछ ना कुछ और चीज करेंगे। अगर वो भी ना हो सके तो पोस्ट इलेक्शन का वो करेंगे, जिसमें ये लोगों को अपने साथ कभी इधर कभी उधर जाके किसी को डरा धमका के किसी को लालच देके करेंगे, लेकिन कोई जाएगा नहीं। और उसकी वजह मैं ये बताता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो तहरीक इंसाफ के टिकट पे कर रहे हैं। ये जो आपका सिंबल जो है वो पार्टी का सिंबल उनको नहीं मिला। ठीक है, लेकिन इसी बात पर मौलवी साहब, वो पार्टी का सिंबल नहीं मिला, लेकिन उनको सिंबल उनका वो पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, उन सबको इंडिविजुअल सिंबल मिल रहा है, लेकिन दे आर पार्टी कैंडिडेट्स। और अगर वो कहीं इधर उधर गए तो उनके ऊपर जो होता है ना वो डिस्क्वालिफिकेशन आ जाएगी, वो अपनी जगह पर जरूर होगी। जी मैं इस पर आता हूं, क्योंकि बात यह है कि महमूद मौलवी साहब आपके ही पार्टी से फयाज हुसैन चौहान साहब का ताल्लुक है, वो भी पहले तहरीक इंसाफ में थे। उन्होंने वसीम बदामी साहब के शो में ये बात कही कि उन्होंने कहा मेरी बात आप ये नोट कर लें, मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा वाज़ेह तौर पर कि जो आज़ाद उम्मीदवार यानी उनका मतलब तहरीक इंसाफ से था वो जीतेंगे, और 33% सूबों में जीतेंगे, 33% विफाक में जीतेंगे, और उन 33% में से 80% IPP में शामिल हो जाएंगे। तो ये जो डिफेक्शन क्लॉज वगैरह है वो तो कह रहे हैं नहीं लगेगी। आप भी ऐसा माहौल देख रहे हैं कि ये जितने भी तहरीक इंसाफ के जीतेंगे वो आज़ाद हैसियत में होंगे, उसके बाद उनको कह दिया जाएगा कि IPP ज्वाइन कर लें? नहीं, देखिए मैं चौहान साहब से इत्तेफाक नहीं करता हूँ।
और मेरे ख्याल से इसके ऊपर लीगली क्या पॉइंट है कि वो अगर आज़ाद हैं तो वो किसी पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, किसी ये नहीं है कि सिर्फ IPP को, फिर PMLN को भी कर सकते हैं, पीपल्स पार्टी को भी कर सकते हैं, किसी पार्टी को भी कर सकते हैं अगर वो आज़ाद है। ये लीगल पॉइंट है और इसका जो है लीगल व्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम मैं एक लॉयर या बैरिस्टर हूँ नहीं जो इसके ऊपर कोई कमेंट कर सकूँ। तो मेरा ख्याल से लीगल ओपिनियन लेने के बाद जो लीगल फैसले आएगा कि ये इंडिपेंडेंट है या पार्टी है, तो ये मेरे ख्याल से वो क़ब्ल वक्त स्टेटमेंट देना कि जी हमारे पास आएंगे। एंड आई वुड से मैं इन चीज़ों से एग्री नहीं करूँगा। अगर आज़ाद है तो ही इज़ ओपन फॉर एनी पार्टी, देन ही कैन ज्वाइन एनी पार्टी अगर वो आज़ाद है। और अगर आज़ाद नहीं है तो फिर जो है वो फिर PTI का होगा। ठीक है, हमें जो बात करना चाहिए रियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक बात ना करें तो हम बेहतर है। चले चौहान साहब, आपकी निस्बत ज़रा नौजवान है तो उन्होंने शायद जज्बात में बात कर दी हो, मगर वो बड़े वसूख से बात कर रहे थे। ये गिरफ्तारियां या ये जो डिफेक्शंस वगैरह छोड़कर जाना, ये कब तक महमूद मौलवी साहब चलता रहेगा? इलेक्शन डे तक भी आप समझते हैं ये सब कुछ होगा? जिस तरह हमने देखा पंजाब के तो इलेक्शन कमिश्नर वो तब्दीली कर दिए गए, जिन्होंने ख़त लिखा था कि जी IG और चीफ सेक्रेटरी जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे, हमारी बात नहीं सुन रहे, तो वो तो तब्दीली हो गए। तो ये जो इलेक्शन कमीशन जिस तरह से मामला चला रहा है, आगे हमने देखा है, तो ये आपको लगता है तहरीक इंसाफ के लिए कुछ मुश्किलात कम होंगी या ये इलेक्शन डे तक रहेंगी और शायद तब तक बढ़ती चली जाएं? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए मुश्किलात कम ही होंगी, अल्लाह ना करे कि बढ़ती चले जाए। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ये एक फ्री और फेयर इलेक्शन कराना है। और जैसे मैंने कहा, मुझे तो ये अफसोस भी हुआ कि बल्ले का निशान इनको नहीं मिला। हालांकि लीगली इनके जो केस था, इन्होंने लीगली जो है चीफ जस्टिस ने बिल्कुल सही किया, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इनकी वर्किंग नहीं हुई थी। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि सारी पार्टीज में होता है, बहुत सारी पार्टीज में ऐसे ही होता है, मगर देखिए पेपर वर्क और फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती है। बदकिस्मती से इन्होंने पेपर वर्क और फॉर्मेलिटीज नहीं की थी तो इनको बल्ले का निशान नहीं मिला। मगर एज अ पॉलिटिकल पर्सन मैं कहूँगा कि जी बल्ले का निशान इनको मिलना चाहिए था, और उसके साथ ये लड़ते तो मेरे ख्याल से इलेक्शन बेहतर होता और इसके जो है कंट्रोवर्शियल होने के भी चांसेस बहुत कम हो जाते। ये मेरा अपना व्यू है। बिल्कुल सही। अब सेनेटर साहब, हमारे मोहन साहब, आपने देखा ये जो एक टेक्निकल आपसे गलती हुई, जो भी था उसमें इलेक्शन कमीशन और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मानना पड़ेगा। अब आप क्या कर रहे हैं? क्या तहरीक इंसाफ दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का सोच रही है कि इलेक्शंस तक दोबारा करवा लें और ताकि आपको अपना सिंबल दोबारा मिल सके? और ये जो आपने जिस तरह फरमाया कि लोग आज़ाद इस तरह से ज़रूर होंगे सिंबल के लिहाज से, लेकिन वैसे वो पार्टी टिकट पर हैं, मगर फिर वही टेक्निकल एक आ जाएगा क्वेश्चन और फिर पता लगे कि वही सी टेक्निकलिटी पर फिर ही आपके खिलाफ फैसला आ जाए। देखिए, इस तरह है कि मैं टेबल के इस साइड बैठा हूँ और मुझे इख्तियार दिया हुआ है फ़ैसला करने का, मुझे इख्तियार दिया हुआ है कि लॉ को इंटरप्रेट करने का। मैं यहाँ पे बैठ के मैं अगले लॉयर को सुनता ही नहीं हूँ। वो एक बात करता है, मैं मतलब अगर टोटल देखा जाए, अगर 10 मिनट का जो कन्वर्सेशन है उनमें से वकील को मैं 1 मिनट देता हूँ, 9 मिनट में ख़ुद बातें कर रहा हूँ, तो फिर उससे तो मुझ में क्या कह सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, टेक्निकल की बात ये कि सिंपल सी बात ये है कि अकॉर्डिंग टू जो एक्ट है 2017 का, उसमें कैटेगोरिकली मेंशन है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसका इख्तियार सिर्फ ये है कि वो पार्टी का कोई अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करा लो और हमें एक एफिडेविट दे दो कि आपने पार्टी इलेक्शंस करा लिए हैं। उसके बाद उनका ये इख्तियार नहीं है कि इलेक्शन के अंदर जाके देखे, डिटेल में देखे। अगर किसी शख्स को प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर कंप्लेन करे, लेकिन वो अदालत में कंप्लेन करे। उसका इख्तियार इलेक्शन कमीशन के अंदर नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन को आपने ये इख्तियार दे दिया कि भाई वो जाके किसी भी पार्टी के अंदर जाके डिटेल्स में चेक कर सकता है, तो फिर आप एक ऐसा टूल क्रिएट कर रहे हैं कि जिसकी वजह से आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी इलेक्शन से पहले उसको डिसमेंटल कर सकते हैं। आज आप इसका प्रेसिडेंस अगर कर रहे हैं तो ये उसी तरह का प्रेसिडेंस हो जाएगा जैसे जस्टिस मुनीर ने 1954 में एक प्रेसिडेंस कायम किया था, और ये एक्चुअली उससे ज़्यादा ख़तरनाक प्रेसिडेंस है। तो दिस इज़ जो है ना जस्टिस मुनीर का वो जो तमीजुद्दीन केस, आप किसी भी चीज़ के लिए से सॉरी तमीजुद्दीन केस, सर तमीजुद्दीन केस है जिसका आप हवाला दे रहे हैं। नहीं, जस्टिस मुनीर, जस्टिस मुनीर का वो जो
बिल्कुल सही। हाँ जी, तो आप उसी लिहाज से ये उससे ज़्यादा ये ख़राब हो जाएगा कि आप वो कर सकते हैं, और इससे कोई भी ताकत जो है ना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कर लेती है। लेकिन लेट मी कम बैक टू द थिंग। देखिए, सिंपल सी बात ये, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के साथ एज पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है, एग्रीड। अच्छा, उसके बाद हमारे जो कैंडिडेट्स थे, जब उन्होंने वहाँ पे अप्लाई किया तो उन्होंने साथ एक एफिडेविट दिया कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा बैट सिंबल है, उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट। बिल्कुल ठीक है, खत्म। अब उसके बाद पाकिस्तान तहरीक सिर्फ दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का आप सोच रहे हैं? ऑब्वियसली हमें करना पड़ेगा कि जब इतना ये लोग गंद कर रहे हैं तो हमें करना पड़ेगा। मेरा ख्याल में हमें अनफॉर्चुनेटली उसके अलावा चॉइस नहीं है, वो हमें करना चाहिए और करेंगे। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और जनाब महमूद मौलवी साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा, आपने हमें वक्त दिया। ब्रेक लेंगे, न्यूज़ अपडेट्स हैं, और उसके बाद बात करेंगे ईरान पाकिस्तान कशीदगी कम होने जा रही है, क्या क्या इक़दाम उठाए जाएंगे। आज अहम इजलास भी इस बारे में हुआ, ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। ईरान ने जो अचानक हरकत की और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्लंडर सामने आया ईरान की तरफ से, और तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ पाक ईरान ताल्लुकात इस नहज पर पहुँचे कि पाकिस्तान को फिर एक भरपूर जवाब देना पड़ा। जिस तरह पाकिस्तान की सरहद के अंदर ईरान की जानिब से हमला किया गया, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने इसका भरपूर जवाब दिया और ईरान की सरहद के अंदर मौजूद दहशतगर्दों को निशाना बनाया। इससे पहले हमने देखा ईरान ने जब ये हमला किया तो उसके बाद पाकिस्तान ने ताल्लुकात ख़त्म कर लिए, सफारती ताल्लुकात, इस लिहाज से कि अपना सफ़ीर भी वापस बुला लिया और ईरान के सफ़ीर को भी कहा कि आप अब ना आएँ। लेकिन इसके बाद बहुत से खदशात थे कि ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए ये लाजमी था कि पाकिस्तान का जवाब दे अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत पर और सोवरेनिटी पर। कोई भी मुल्क हमला बर्दाश्त नहीं करता और पाकिस्तान बिल्कुल इसका हक रखता था जवाब देने का, ना सिर्फ ये कि सफ़ीर की सतह पर। और उसके बाद पाकिस्तान ने फ़ौजी लिहाज से, दिफाई लिहाज से इसका जवाब दिया भी। फिर ये ख़तरा था कि अब ये कशीदगी बढ़ सकती है, क्या ईरान फिर से इस मामले को आगे बढ़ाएगा। मगर अब ये खबरें आ रही हैं कि मामले को अब सुलझाने की तरफ मामला चल पड़े हैं। इसी बारे में हम बात करेंगे। अली सरवर नकवी साहब साबिक सफ़ीर हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब, पहले हम बात करते हैं दिफाई लिहाज से ये जो पाकिस्तान ने जवाब दिया, कितनी बड़ी अचीवमेंट है, इसमें प्रिसीजन जिस तरह से नज़र आई। फिर ईरान ने भी तस्लीम किया कि उनका कोई शहरी इसमें हलाक नहीं हुआ। ये एक तरह से एक एडमिशन है कि दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि ये जो स्ट्राइक जो पाकिस्तान जी ड्रोन्स इस्तेमाल हुए हैं और इसके बाद लाइट विंग म्यूनिशन बेस में शामिल था, तो ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है प्रोफेशनलिज्म ऑफ पाकिस्तान आर्मी, और प्रिसाइज जो टारगेट्स थे वहाँ पे हिट हुए हैं, और वो लोकेशन भी वही थी जहाँ पे से टेररिस्ट के और बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट वाले यहाँ पे थे। और ये वो लोकेशंस थी जिस पे ऑलरेडी पाकिस्तान ने इंफॉर्मेशंस और जो एविडेंस था या डोजियर्स उनके साथ शेयर किए थे। सो क्रेडिट जाता है इस डिसीजन लेने के लिए आर्मी लीडरशिप को, जिन्होंने टाइमली देखे, पब्लिक ओपिनियन था, पब्लिक का प्रेशर था, लोगों को तसल्ली नहीं हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने कोशिश की कि एक डिप्लोमेसी को मौका दिया जाए, और जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है वो तमाम स्टेप्स लिए गए। और लेकिन हमें तवक्को हम कर रहे थे कि कोई दे विल टेंडर एन अपॉलॉजी, वो हुआ नहीं, तो उसके बाद एक जो बेफिटिंग जवाब देना था वो दिया। और मेरे ख्याल में ये प्रिसाइज जो था पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज़ और प्रोफेशनलिज्म को ये जाहिर करता है। अच्छा नकवी साहब, अब जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से कहा गया PIA समेत दीगर जितनी भी एयरलाइंस हैं वो फ़ज़ाई हदूद ईरान की इस्तेमाल ना करें, तो इससे भी लग रहा था कि मामला कहीं बिगड़ सकते हैं। अब ज़ाहिर है कि डिप्लोमेसी की बारी है, जो कि पहले हमें ईरान की तरफ से कम बड़ा बुरी तरह से फेलियर उसका नज़र आया कि पाकिस्तान को इत्मीनान में लिया गया, तमाम चैनल्स ओपन थे। इस तरह के मामला पहले भी ये हुआ है कि अगर कुछ ऐसा था तो पाकिस्तान ने कई दफ़ा ऐसे लोगों को ईरान के हवाले भी किया है। उसके बावजूद ये ईरान ने ये जो स्टेप लिया और पाकिस्तान को फिर डिप्लोमेटिकली इसका जवाब देना पड़ा। अब आप क्या समझते हैं? हम तो हर से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हत्ता कि भारत के साथ भी हमारा कोई इस तरह का प्लान नहीं, अज़म नहीं है, कोई एम नहीं है कि जी हमने खित्ते में कोई हेजमनी कायम करनी है, अगरचे भारत का है। तो ईरान के साथ तो कतई नहीं था। तो अब ये आप क्या समझते हैं, इसके बाद अब हालात को दोबारा बेहतर करने के लिए क्या करना होगा?
देखिए उसामा साहब, इट्स अ प्लेजर टू बी एट योर ऑन योर प्रोग्राम। सो काइंड। इसमें दो बातें मैं कहूँगा जरूर। कबल इसके कि आपके सवाल का जवाब दूं। जी। एक ये कि ईरान का जो एक्शन था वो 3 वजूहात के तहत बहुत गलत था। एक, अनप्रोवोक, हमने कोई प्रोवोकेशन नहीं की बिल्कुल थी। सही। नंबर 2, ये हमारी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी के खिलाफ था। हमारे टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को वायलेट किया इसने। नंबर 3, मासूम शहरी इसमें मारे गए, जो कि बच्चे और वो 2-3 जो बच्चे उनका। तो ये ऐसा एकदम से प्रोवोक्ड एक्शन ईरान की तरफ से बहुत गलत था। तो पाकिस्तान ने उसके जवाब में एक्शन अपना लिया और उन्होंने दहशतगर्दों को वहाँ जो मुकीम थे, जो वहाँ से ऑपरेट कर रहे थे, उनको ख़त्म किया। अब ये बात तो हो गई। अब हमने जो रिएक्शन एक और ये किया कि हमने सफ़ीरों को बुलाया, उनके सफ़ीर को रोक दिया, अपने सफ़ीर को बुला लिया, और फिर हमने जितने आला सतह के रवाबित थे वो भी ख़त्म कर दिए, रोक दिए, सस्पेंड कर दिए। तो हमने काफ़ी सख्त एक्शन लिया। और तीसरे ये कि मिलिट्री एक्शन लेकर हमने वहाँ पे अटैक किया। तो अब ये सूरत हाल है कि इसको तूल और नहीं देना चाहिए। ये एस्केलेशन कहते हैं अंग्रेजी में। एस्केलेशन अगर हुई तो दोनों मुल्कों के लिए नुकसानदेह है। और आजकल के मशरिक़ वस्ता में जो मसाइल हैं, जो जनरल टेंशन सारे खित्ते में फैली हुई है, उससे और नुकसान हो सकता है। तो इसलिए अब जो एटमॉस्फेयर है, जो माहौल है, वो मुज़ाकरात की तरफ जाने के स्टेज पे है। और मेरा ख्याल है मुज़ाकरात करना अब मुनासिब होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइएगा ब्रिगेडियर साहब कि अब इसका मतलब है पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस भी मौजूद है कि कहाँ कहाँ ईरान से पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए वहाँ कैंप्स या कहाँ दहशतगर्द जो है पनाह लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस तरह का ये एक्सट्रीम स्टेप नहीं उठाया। यकीन पाकिस्तान को इस बात का पहले इल्म होगा, और एक तरह से मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि ईरान की तरफ से इसका एक एडमिशन है जब वो कह रहे हैं कि हाँ जी लोग मारे गए हैं, लेकिन ईरानी शहरी कोई नहीं था। तो ईरानी शहरी नहीं था तो फिर कौन था वहाँ पर जो लोग मारे गए वहाँ पर इस एक्शन में? तो पाकिस्तान ने कहा कि दहशतगर्दों को निशाना बनाया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने इस तरह का एक्शन तब लिया जब पहल ईरान ने की। तो सर, अब दहशतगर्द वहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, अफगानिस्तान की तरफ से भी हो रहा है और ईरान की तरफ से भी हो रहा है। तो पाकिस्तान के पास मिलिट्री ऑप्शन थी, पाकिस्तान ने नहीं इस्तेमाल की। अब पाकिस्तान क्या कर सकता है ईरान को कि भाई आपको अगर कहते हैं, हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं जी यहाँ से आते हैं, हमने एक्शन लिए हैं, बताएं कहाँ कहाँ हैं, हम आपको बता रहे हैं कि ये देखें यहाँ लोग हैं, हमने निशाना भी बनाया, तो आप क्यों नहीं ले रहे? थोड़ा सा मैं उसामा बैकग्राउंड जरा देना चाहूँगा। देखें कि किस तरीके से इरानियन टेरिटरी इज़ बीइंग यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान। अभी देखें, ये ब्रास बनी थी एक ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान में, रॉ ने बनाई थी 2018 में। इसमें बेसिकली इट वाज अ गैदरिंग ऑफ बलोच मिलिटेंट, जिसमें BLA, BRA और BLF शामिल थे। जब वहाँ पे तालिबान के टेक ओवर के बाद से इनकी शिफ्टिंग उससे पहले वैसे हो चुकी थी, एंड वो सारे आ गए थे ईरानियन बलोचिस्तान, सिस्तान और बलोचिस्तान में। और फिर देखें एक और जो फैक्टर हुआ कि हमारे अगेंस्ट के गवादर की डेवलपमेंट हो रही थी, तो वहाँ से गवादर की इम्पोर्टेंस की वजह से बाहर की हो गई थी। और इसके बाद आपने ये देखें कि वहीं से ये जो मिलिटेंट्स थे वहाँ से ये अटैक कर रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेस पे, सिविल पॉपुलेशन पे, चाइनीज इंटरेस्ट पे ये अटैक कर रहे थे। यही BLA वाले, BLF वाले, मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ जो इन्होंने वहाँ से ऑपरेट किए। फिर हमने देखे कुलभूषण जादेव को वहाँ से बलूचिस्तान ईरान से ऑपरेट कर रहा था, चाबहार से, एंड ही वाज इन पोजीशन ऑफ एन ईरानियन पासपोर्ट मुबारक पटेल के नाम से। सो फ्रिक्वेंटली वो आता था, वो पकड़ा गया। और इसके अलावा देखें कि उज़ैर बलोच के पास भी ईरानियन पासपोर्ट शामिल था। और इसके अलावा जाहिदान जो है सिस्तान बलोचिस्तान का कैपिटल है, वहाँ पे ईरानियन जो इंडियन कॉन्सुलेट है वो भी इसके लिए यूज होता रहा।
तो ईरान की इंडिया की भी कोशिश थी कि इस एरिया को यूज करके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज के पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस को खत्म किया जाए। दैट्स वाई इंडिया ने एक और वहां पे काम ये भी किया था कि वहां से एक रोड बनाया जो ईरान से दिलाराम निमरोज में दाखिल होती थी, वहां से हिरात, हिरात से काबुल, काबुल से मजार शरीफ एंड सेंट्रल एशिया। मकसद क्या था? टू बाईपास ये सी पैक को भी करना और पाकिस्तान का वो राब्ता जो था अफगानिस्तान से या सेंट्रल एशिया से वो काटना था। सो एक किस्म की बराबर किस्म की यहाँ से एक्टिविटीज हो रही थी। और बाद में देखिए कोस्टल हाईवे पे बटर सूबे जो बलूचिस्तान वो BLA के लोग आए थे वो भी ईरान से आए थे। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान जो थे मस्कनज़ई वो भी असैसिनेट हुए खारान में, वो भी वहाँ से आए थे ईरान से। और इसी तरह पंजगुर में और नौशी के जो FC के वहाँ पे भी हमले हुए। सो फ्रिक्वेंटली ये हमले थे, पाकिस्तान के पास ये सारा डेटा था और फ्रिक्वेंट मीटिंग्स में ये शेयर उनके साथ होता रहा है। बट डिस्पाइट ऑल दैट फैक्ट पाकिस्तान एज ए रिस्पांसिबल स्टेट के तौर पे हमने कोई यूनिलैटरल ऐसा एक्शन नहीं किया, लेकिन ईरान का एक्शन यकीनन हमारे लिए बाइस हैरत था, एक किस्म की इट वाज शॉकिंग कि उन्होंने कैसे किया। बिल्कुल सही। अब नकवी साहब, अब ये तो हो गया, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया, अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी हुआ, उसका एलामिया भी सामने आ रहा है। इस पर पाकिस्तान ने कहा कि जी हम अपनी सालमियत पर हमला की सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे और जिस तरह से एक्शन लिया गया उसको सब ने सराहा है, काबीना भी उसकी मंजूरी दी है, पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, ये बात भी की जा रही है। अब अमन जो है वो कहते हैं ताली तो दोनों हाथों से बचती है। अब चीन भी इसमें किरदार अदा करने को तैयार है क्योंकि ख़ित्ते में अमन कुछ फोर्सेज नहीं चाहती और बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो चाहते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, कि यहाँ पर कोई कशीदगी बढ़े। जिस तरह उसने ईस्टर्न बॉर्डर पर हमें डिस्टर्ब रखा हुआ है, वो चाहता था वेस्टर्न बॉर्डर भी हो जाए, फिर अफगानिस्तान वाला मामला आपके सामने है। तो इसके बाद अब जो इस वक्त तक स्टेटमेंट्स आ रही हैं उसमें तो ये लग रहा है कि शायद बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये जो अज़ाइम थे कि यहाँ कोई कशीदगी बढ़ जाए वो इंशाल्लाह नाकाम होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर चीन बीच में आता है वो गारंटी करता है, क्योंकि इसमें ईरान में भी इन्वेस्टमेंट है, सी पैक पाकिस्तान में है, तो हम तो मिलकर आगे तरक्की करना चाहते हैं, साथ चलना चाहते हैं। तो ये डिस्टर्बेंस जो है ये तो किसी सूरत अच्छी नहीं है खित्ते के लिए। जी बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं। और ये अब इस चीज़ को वही मैंने जो कहा था कि तूल नहीं देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और ईरान हमारा पड़ोसी है, और ईरान के साथ पाकिस्तान का कोई बुनियादी तनाज़ा नहीं है। We have no territorial dispute, we have no political dispute। हमारा उनसे ये ऐसा मुल्क है जिसके साथ हमारे कोई ऐसे बेसिक इश्यूज नहीं है, तो हमें इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, लेकिन ये हमें चौकन्ना रहना चाहिए। देखिए उसामा साहब, ये जो हुआ है ये बड़ा शॉकिंग, जैसे कि अभी कहा गया, ये बड़ा शॉकिंग था। और ये पता नहीं क्यों पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, उसकी सॉवरेनिटी, वो उसको इन्होंने पामाल कर दिया बैठे बैठे। तो ये चीज़ बड़ी अजब है। और अब हमें जब जो हमने रिवर्स एक्शन लिया है उससे ये ईरान को वाज़े हो जाएगा कि ईरान पाकिस्तान को इस तरह ट्रीट नहीं कर सकता है। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, कहते हैं कि ईरान में भी दो तरह से मिलिट्री को देखा जा रहा है, एक उनकी रेगुलर आर्मी है, एक अलग से है, पासदान इनकलाब वगैरह और वो सब। तो ये भी एक वजह है कि वहाँ उस तरह डिसिप्लिन की कमी नज़र आती है कि वहाँ अगर कोई टेररिज्म होता है तो वो इल्ज़ाम तो लगाते हैं अमेरिका और इसराइल पर, लेकिन उन्होंने यदि उनको लगा कि उनको बराह रास्त निशाना नहीं बना सकते तो वो पब्लिक एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए या और अपनी लोकल ऑडियंस की कंजम्पशन के लिए उन्होंने दिखा दिया कि देखिए जी हम कुछ कर रहे हैं। कोई इंटरनल प्रेशर की वजह से उन्होंने किया और एक डिसिप्लिन भी उनकी फोर्सेस में है। ये मैं लेट मी एक्सप्लेन इट, इसमें दो फैक्टर्स हैं। मैं एक तो जिस तरह आपने हाईलाइट किया वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपने पासदारान की बात की, मैं उसको एक्सप्लेन भी करूँगा। लेकिन जहाँ प्रेशर की बात है, देखें ईरान पर दो किस्म के प्रेशर थे। एक थे इंटरनल प्रेशर, उनका देखें कासिम सुलेमानी की असैसिनेशन होती है बगदाद में, और उसके बाद देखिए रिसेंटली उनका जो एक मौसवी था लॉजिस्टिक अफसर था उसकी भी असैसिनेशन हुई। और इसके अलावा उनका जो फादर ऑफ इस्लामिक बम जाता है मोहसिन फकरी ज़ादा, वो तेहरान में असैसिनेट हो जाता है।
और इसके बाद अब रिसेंटली हमने देखा किरमान में जो हुआ सुसाइड बम्बिंग, ओवर 100 ईरानीज दे वर किल्ड। तो ये एक प्रेशर बिल्ड हो रहा था अंदर से भी, गजा की सिचुएशन को भी बेस करके लोग कह रहे थे भाई आप एक्शन ले अगेंस्ट इजराइल एंड अमेरिका। लेकिन अब इसके साथ एक्सटर्नल प्रेशर क्या था, यूनाइटेड स्टेट का प्रेशर था, इजराइल का प्रेशर था और अरब लोगों का भी प्रेशर यकीनन उस पर था। Therefore they decided to strike on the weaker states। पहले तो उन्होंने कोशिश की इराक पे स्ट्राइक किया, जहाँ पे जाके उन्होंने कुर्दिस्तान पे किया और वहाँ पे उनके जो कैपिटल है अराबील पे, और कहाँ मोसाद की एक्टिविटी है। फिर सीरिया में कहा यहाँ पे आईएस वाले हैं तो उन पे स्ट्राइक किया। जबकि इम्पोर्टेंटली इसको ये किरमान वाला इंसिडेंट हुआ था तो वो तो आईएस के बैठे हुए हैं। तो लेकिन वहां पे फिर जो पाकिस्तान पे किया तो वो एक और वजह थी, लेकिन उसके वजूहात हम बता सकते हैं कि उन्होंने आखिर ये एक तो ये थी कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए किया, लोगों को ये बताना चाहते हैं हम ये कर रहे हैं, और एक मैसेज भी देना चाह रहे थे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को, अमेरिकन को, कि जी हम वी आर पावरफुल, हम ये कर सकते हैं। तो एक ये मैसेज था। सेकेंडली जहां आपने बात की डिसीजन मेकिंग, तो वहां पे देखें जो पासदारान इस्लाम है, ईरानियन जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फोर्स है वहां पे है। बेसिकली जिस फोर्स को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं रहबर जो वहां पे है। सो आप समझ लें कि ये जो फोर्स है बाकी तमाम फोर्सेस को सुपरसीड करते हैं। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की अपनी नेवी है, इनकी अपनी एयर फोर्स है, और इनके तो ग्राउंड ट्रूप्स भी हैं। सो इनकी अपनी पुलिस भी है। सो जो रेगुलर आर्मी और जो बाकी गवर्नमेंट है जी, उनकी कोई हैसियत नहीं है। ये बेसिकली डिसीजन मेकिंग जो है ये पासदारान वाले करते हैं विद द कंसेंट ऑफ रहबर। तो इसमें जो डिसीजन हुआ है ना, जो पाकिस्तान पे स्ट्राइक जो हुआ था, वो यही कहते हैं कि इन्होंने डिसीजन लिया था और इनसे यही ब्लंडर हुआ था। देखें ना कि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है कि क्या हुआ कि डेवोस में प्राइम मिनिस्टर वाज मीटिंग विद ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर। ईरानियन डेलीगेशन पाकिस्तान में आया हुआ था। पाकिस्तान की नेवी और ईरानी नेवी नेवल एक्सरसाइज कर रहे थे। और इसके अलावा देखें कि जितना डेलीगेशन, ट्रेड डेलीगेशन चाबहार बैठा हुआ था, गवर्नर सिंह भी था, और उसके बावजूद ये इंसिडेंट होना। तो इसका मतलब ये था कि जो एक्चुअल गवर्नमेंट थी उनको तो पता नहीं था क्या हो रहा है। तो इट वाज बेसिकली पासदारान जिन्होंने ये डिसीजन लिया और दे कमिटेड दिस ब्लंडर। और इस ब्लंडर की वजह से अब ईरान मजीद मुश्किलात का शिकार है। नकवी साहब, ईरान पहले एक आइसोलेशन में है और उस पर पाबंदियां भी बहुत सी हैं, इकॉनमी उनकी सफ़र कर रही है इसकी वजह से। तो पाकिस्तान तो उनके लिए बहुत कुछ कर सकता था। पाकिस्तान के गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात अच्छे ईरान के नहीं हैं, चाहे मुत्तहिदा अरब अमारात UAE है, कतर है, सऊदी अरब है। तो पाकिस्तान की तो ख्वाहिश थी कि चले नॉर्मलाइज़ किया जाए, सबसे हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका से भी हमारे ताल्लुकात हैं, हम वहाँ भी कुछ बेहतरी कर सकते हैं। तो ये ईरान ने अचानक ब्लंडर करके तो एक ऐसी सोच पैदा कर दी कि क्या पाकिस्तान अब कभी दोबारा ट्रस्ट कर सकता है ईरान पर उस तरह से? ये देखिए, बैनुल अक़वामी सियासत में ट्रस्ट और लैक ऑफ ट्रस्ट वो एक बहुत ही एक फ्लक्चुएटिंग या एक चेंजिंग पर्सपेक्टिव होता है। ट्रस्ट भी आ जाएगा लेकिन इसमें वक्त लगेगा। वक्त यूँ लगेगा कि जो हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर ऑफ हमारी जो दोस्ती का जो एक की बुनियाद, वो सन 65 की जंग, सन 71 की जंग, जब ने 65 में PIA के जहाज फौज के वो जंग के दौरान वहाँ ईरान में पार्क कर दिए गए थे। तो ईरान पहला मुल्क था जिसने हमें रिकॉग्नाइज किया था 1947 में। ये सारी हिस्ट्री हमारी जो है वो एकदम से ये सब चीज़ को झटका लगा है। तो वक्त लगेगा, लेकिन ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात रवायती हैं और बहुत ज़रीना हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम दोनों मुल्कों को ये कोशिश करनी चाहिए कि इसको ओवरकम करें। अब जहाँ तक आइसोलेशन की बात है, बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं, ईरान काफ़ी आइसोलेटेड है दुनिया में, और पाकिस्तान एक ऐसा दोस्त मुल्क है जो कि उनकी आइसोलेशन को
कम करा सकता है और कराना चाहता भी है, तो ईरान के लिए अच्छा नहीं है। मैं एक लास्ट पॉइंट ये भी कहूँगा उसामा साहब कि हर मसले में देखा जाता है फायदा किसको हो रहा। अब ये ईरान पाकिस्तान का जो तनाज़ा है, फायदा अमेरिका को हो रहा है, इजराइल को हो रहा है, दुरुस्त, और शायद भारत को भी हो रहा है। तो ये जितने भी हमारे दुश्मन ममालिक हैं या जिनसे हमें शक व शुबहात हमेशा रहते हैं, अगर अमेरिका दुश्मन नहीं है तो हमारे शक व शुबहात हमारे हमेशा अमेरिका से रहते हैं। तो ऐसे ममालिक को फायदा हो रहा है, तो ये दोनों मुल्कों के लिए अच्छा नहीं है। हम आइसोलेशन से उनको निकाल सकते हैं और हमारे जो गैरखा नहीं है उनको तक़वियत नहीं मिलनी चाहिए इस मामले से। जी ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह हमने भारत को जवाब दिया था उसके बाद ये दूसरा वाक़या है कि हमने इस तरह से जवाब दिया किसी मुल्क को, और वो भी पहल पाकिस्तान ने नहीं की यहाँ भी। अब एक सुपीरियॉरिटी भी पाकिस्तान की इसमें नज़र आ रही है कि ईरान के लिहाज से अगर हम देखें मिलिटरीली, और जिस तरह भारत पर हमने बताया, तो ख़ित्ते में पाकिस्तान का एक इस लिहाज से नज़र तो आ गया कि हम कोई भी इस तरह सोच सकता है कि भारत को कोई ख्याल आता है कि जी वो ईरान ने किया है तो हम भी कोई सोच आती है, आगे इलेक्शंस भी हैं, तो वो भी एक उसका बड़ा भरपूर जवाब चला गया है, क्योंकि ना इराक उस तरह का जवाब दे सका, ना शाम, बल्कि अभी तक अमेरिका भी ये नहीं कर सका। बहुत से इख्तलाफात हैं, लेकिन कि जी बराह रास्त ईरान में इस तरह से कुछ किया जाए। जी हाँ जी, उसामा आप सही कह रहे हैं। हमने मैसेज सबको दिया पड़ोस में कि आप ऐसा करोगे तो ये जवाब इससे भी सख्त आ सकता है, और वैसे दुनिया और उनको भी समझना चाहिए बाकियों को, न पाकिस्तान न यमन है, न सोमालिया है, न इराक है, न शाम है। पाकिस्तान छठी बड़ी फौज है, न्यूक्लियर पावर है, एक मिसाइल टेक्नोलॉजी के साथ लैस है। और देखें कि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि इंडिया को 27 फरवरी को जवाब दिया था। अगर आप इफ यू रिकॉल सलाला वाला इंसिडेंट हुआ था पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान जो नेटो सप्लाईज रोक दी थी फॉर 6 मंथ्स। मैं खुद आई वाज पोस्टेड इन बलूचिस्तान, तो 6 महीने तक यहाँ से एक गाड़ी नहीं गुजरी थी, न चमन से गुजरी न तोरकम से गुजरी थी। तो पाकिस्तान की में एक रिजॉल्व है, और इस दफा हमारी ये लीडरशिप ने मेरा ख्याल में बहुत सोच समझ के अच्छा डिसीजन प्रोफेशनलिज्म के तौर पर दुनिया के सामने आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड जनाब मसूद खान साहब, आपने हमें वक्त दिया। अब जिस तरह से पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया, और ये भी नज़र आ रहा है जो अभी हमने देखा कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ उसमें, कि पाकिस्तान कशीदगी नहीं चाहता, क्योंकि ना ये ईरान के लिए अच्छा है, ना पाकिस्तान के लिए, ख़ित्ते के लिए। और अब लगता है कि यहाँ से आगे बढ़ा जाएगा और दोबारा से ख़ित्ते में अमन के लिए इक़दाम किए जाएंगे, और चीन का किरदार भी लगता है कि इसमें बड़ा अहम होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।